नमस्कार। आयुष, काजल, रोशन, योगेश, सूर्य, विपिन, शिवानी, निशा, भोला, सुमित, मदीना, काजल, दीपू, निभा, रामरतन, मैक्स मौर्य, रंजना, आदर्श, चौधरी, प्रिंसी, नारायण, नूरी, रोशनी, वीरेंद्र, प्रिया, तनिषा, संजना, रविकांत, पंकज, त्रिनाथ, गुड़िया, ध्रुव विजय, चांदनी, कायनात, हरीश, संजना, ऋतिक, सौम्या, पायल, दुर्गा, अलीमा, प्रीति, मिथुन, अमित, खुशबू, आरल, सुमित, सोनम, अनुज, रंजेश, अश्विनी, नारायण, नूरी, रोशन, सचिन, मंजर, काजल, संदना, नीरज, सौम्या, राजकुमारी, सुमित, चांदनी, अमन, रुपेश, काजल, हेमंत, अनम, रजनेश, नूरजहां। चलिए, आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। और यदि आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से सवाल पूछ लीजिए आप लोग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, प्लीज आस्क। योगेश जी, श्वेता जी, राज, विजय जी, गायत्री गोस्वामी जी, सब लोगों को नमस्कार। हेमंत जी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत बाबू। अमित सखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इंदु निषाद जी, रविकांत कनौजिया साहब, गणी खंबा, मुमलीक, मुमलीक नहीं ममलूक था बेटा। ममलूक माने गुलाम के वंशज। खुश रहिए राजकुमारी जी, खुश रहिए, धन्यवाद। धन्यवाद आदर्श, धन्यवाद। इंदु निषाद जी, ज्योतिका, ध्रुव विजय जी, नमस्कार। ऑप्शनल के क्लास में क्या चल रहा है? ऑप्शनल क्लास में भी मेडिवल हिस्ट्री ही शुरू हुआ है। फना बताऊंगा जब मैं जाऊंगा सूफीज्म पढ़ाने के वक्त में, तो बताऊंगा। फना बका ये सब बताऊंगा उस समय। धन्यवाद धन्यवाद। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या हुआ? गोमठ को दान दिया था का मतलब ये हुआ कि गौशाला वगैरह को दान दिया था। यू आर माई इंस्पिरेशन, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद रोहित। धर्म का अर्थ अभी पढ़ना जरूरी नहीं है बेटा, वो पीटी के लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। धन्यवाद संजू, काजल पाठक जी, धन्यवाद आदर्श चौधरी। मुझे ऑप्शनल लेना है, ले लो बेटा। धन्यवाद राम, सोनिया। सर सचिन को अनब्लॉक करवा दीजिए। अरे बेटा मेरा काम नहीं है ये, मतलब ब्लॉक वगैरह मैं नहीं करता कभी किसी को। राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, हाँ मैं आता हूं, उसके ऊपर आता हूं, सही बताया तुमने। अमरीन बानो, धन्यवाद। धन्यवाद संजू बेटा, धन्यवाद। अमीर सादा तो बता दिया था बेटा, अमीर सादा तो हो गया था। चलिए, नस्लवाद का मतलब होता है कि जब कोई ये कहे कि मेरा नस्ल सुपीरियर है और उस आधार पर मैं अपने उसी नस्ल के लोगों को ही शासन के बड़े बड़े पदों पर बिठाऊंगा, तो उसे वो नस्लवाद कहते हैं। दूसरों के साथ में भेदभाव होता है उसमें। किसी क्वेश्चन का आंसर दिया करें तो ऑर्डर करें उनका नहीं। क्या बेटा मैं समझा नहीं। इक्तादारी के बारे में बता दीजिए। इक्तादारी तो बता चुका हूं, अब क्या बताऊं। विजयनगर साम्राज्य का एक बार दोहरा दीजिए। विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ाया कहाँ हूं?
अभी तो मैंने उसका सिर्फ उद्भव बताया है, जिसमें कि गया तुगलक के काल में या मोहम्मद बिन तुगलक काल में विद्रोह के आधार पर उसके राज्य का जन्म हुआ था। बाकी पढ़ाना बाकी है उसको। आपके पढ़ाने से क्वेश्चन बन रहे हैं, बन जाना चाहिए बेटा, पक्का बनना चाहिए। आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? हिस्ट्री बाय रजनीश राज। धन्यवाद बेटा। आप शुरू करता हूं। आप प्रतिज्ञा दिवस की पार्टी है शाम को? अच्छा, वेरी गुड। नोट्स लाइव वाले लिखें या बाद में जो मिलता है उसे लिखें? बेटा नोट्स लाइव में जरूर लिखा करो, इसी से आपका फायदा होगा। बाद वाला आपको मिल जाए वो एक एडिशनल सपोर्ट है, लेकिन आप क्लास के दौरान जरूर लिखा करो। भेड़घाट के योगिनी मंदिर, 64 योगिनी के मंदिर के बारे में मैंने पीछे पढ़ा रखा है एंशिएंट हिस्ट्री के पढ़ाने के दौरान। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके लिए। आपके बारे में मैंने अपने टीचर से सुना था। धन्यवाद बेटा, और टीचर को भी नमस्कार बोलिएगा। सदा सदा दोनों चलता है, उसमें दिक्कत नहीं है। वो पर्शियन में उसको बेसिकली आकार बोला जाता है, इसलिए हो जाता है। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यूपीएससी स्टूडेंट के साथ पीडब्ल्यू वाले? क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है सो बताओ बेटा, क्या हो रहा है? चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग तुगलक काल की पढ़ाई कर रहे थे, और तुगलक काल के अंतर्गत हमने मोहम्मद बिन तुगलक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इसी के बारे में एक छोटा सा फैक्ट किसी बच्चे ने पूछा है कि इसके बारे में एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है कि सुल्तान सुल्तान की मृत्यु से सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई, और प्रजा को सुल्तान से। ये लाइन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आ जाए कि किसके बारे में स्टेटमेंट है, किसके बारे में कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और तब आपको यह पूछा जा सकता कि कौन कहा है, कौन कहा है? तो दो नाम आपको मिलेगा। ये स्टेटमेंट दो लोगों का है, एक है बर्नी का और एक है बदायूं का। बदायूनी, बदायूं भी कर सकते, बदायूनी भी कर सकते हैं। बदायूं जो है वह अकबर के काल का है। अकबर का समकालीन इतिहास है। अकबर का समकालीन इतिहास है, कार है, उसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे। और एक बर्नी ने कहा है। बर्नी की किताब का नाम आपको मालूम है, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहता है,
जब आप मोहम्मद हबीब की किताब पढ़िएगा, मोहम्मद हबीब इस विषय पर लिखने वाले सबसे बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक बड़ी मोटी किताब लिखा है। तो उसमें उन्होंने पूरे डिटेल में समझाया है और वो बताते हैं कि बर्नी ने ऐसा कहा था। संभव है कि बर्नी के द्वारा कही गई बात को ही बदायूनी ने अपना लिया होगा। हो सकता है वो बात उस समय काफ़ी प्रचलित हो गई होगी। तो इसी वजह से बदायूनी ने जब अपनी किताब लिखा तो उसमें वो अतीत के काल की कुछ एक चर्चा कर रहा था, तो उसी दौरान उसने ये भी कहा है। यानी कि पहला हिस्टोरियन जिसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, वो हिस्टोरियन बर्नी था। लेनपुल ने भी इसलिए दोबारा कहा, नहीं, लेनपुल ने इसके लिए कुछ नहीं कहा है। लेनपुल एक हिस्टोरियन है, इसने हुमायूं के लिए कुछ कहा था। लेनपुल एक हिस्टोरियन है, वो तो मॉडर्न एज का हिस्टोरियन है, अंग्रेज है, वो कोई समकालिक इतिहासकार नहीं है। अंग्रेज एक इतिहासकार है, ब्रिटिश शासन के दौर में तो भारत के इतिहास लेखन की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। बहुत सारे अंग्रेज मिलेंगे जो इतिहास लिखे हैं इंडिया का। तो लेनपुल ने कहा था हुमायूं के बारे में कि कभी किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का इतना गलत नाम नहीं रखा होगा। गलत नाम रखने का मतलब यह है कि हुमायूं शब्द का मतलब होता है भाग्यशाली, जबकि उस आदमी के जीवन में दुर्भाग्य उसका पीछा करता रहा। वो अपने आरंभिक जीवन में तमाम प्रकार की कठिनाइयों से गुजरा। उसके बाद जब वह शासक बना तो भी उसके विरुद्ध शेरशाह खड़ा हुआ और उसको गद्दी से उतार दिया, और वह निर्वसन में जीवन जिया 15 वर्षों तक ईरान में। और फिर किसी तरीके से जब वह ईरान से लौट कर आया भारत और शेरशाह के वंशजों से गद्दी छीन लिया 1555 में, और फिर से दोबारा शहंशाह बन गया, तो 1556 में वह सीढ़ी से गिरते हुए मर गया। इसीलिए वो कहता है कि वो जीवन भर लुढ़कता ही रहा और लुढ़कते हुए ही संसार से विदा हो गया। जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए ही संसार से विदा हो गया। लुढ़कते हुए विदा हो गया का मतलब है कि वो सीढ़ियों से गिर के लुढ़कते हुए मर गया था। और जीवन भर लुढ़कता रहा का मतलब है कि कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये स्थितियां उसकी रही थी। इस वजह से 4 पेजेस वाला नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड करने को बोले थे। हाँ बेटा, बोला हूँ और करा दूंगा, इस वीक तो ज़रूर करा दूंगा। मैंने पिछले दिनों थोड़ी देरी इसलिए हो गई क्योंकि हमारी टीम के भी कुछ लोग जो हैं, जो काम करते हैं, वो लोग सीनियर हो गए हैं, लेकिन यूपीएससी में नहीं हुआ था तो पीसीएस की तैयारी भी करते रहते हैं कि कहीं चलो एसडीएम लग जाए। तो वो लोग भी यूपी पीसीएस की छुट्टी ले लिए थे 4-5 दिनों की, इस वजह से वो काम रुक गया था। चलिए अब आगे बढ़िए। अब हम लोगों को पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो काल है वो 1351 से 1388 का काल है। 1351 से 1388 के बीच का काल है। इसके काल के बारे में क्या क्या खास बातें पढ़ना है, तो एक यह कि साम्राज्य विस्तार को लेकर उसकी नीति क्या थी। साम्राज्य विस्तार को लेकर उसकी नीति क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इक्तादारी से संबंधित उसका कार्य क्या है। अच्छा, गलती हो गई भैया। इक्तादारी को लेकर उसका काम क्या है। उसके बाद फिर धर्म का विचार एवं उलेमा से संबंध। उलेमा से संबंध। उसके बाद
ऋण की माफी, ऋण की माफी, इसके बाद नहर निर्माण, इसके बाद कारखाना, बागान, फिर दास विभाग, उसके बाद दारुल सफा, उसके बाद दीवाने खैरात, इसके बाद मदरसा, इसके बाद भवन निर्माण, उसके बाद नगर, नगर निर्माण। नगर निर्माण, इतने ही बिंदु हैं जिसके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां से कि जोड़कर फिरोज शाह तुगलक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दा बहुत डिटेल में पढ़ा जाए। पीटी की पढ़ाई की यही एक पीटी की पढ़ाई की यही एक शैलीगत विशेषता होती है कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितना मैक्सिमम डायमेंशन निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। उसके बाद फिर कभी कभी किसी डायमेंशन में एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, किसी में एक लाइन ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही एक लाइन भारी पड़ जाएगा यदि आपने नहीं पढ़ा है तो, यदि पूछ दिया तो इसलिए आप देखोगे कि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो सबसे पहले ये डायमेंशन क्लियर करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक में भी हमने यही किया, गयासुद्दीन तुगलक में भी यही किया, अलाउद्दीन खिलजी में भी यही किया, या इल्तुतमिश भी पढ़ रहे थे तो हमने यही किया। ये डायमेंशन निकालने की आदत आप लोगों को अन्यथा भी डेवलप करना चाहिए, अन्य विषयों में भी डेवलप करना चाहिए। तो साम्राज्य विस्तार को लेकर देखें तो क्या कहानी है। साम्राज्य विस्तार तो वह बंगाल में अभियान किया था, बंगाल में अभियान किया, बंगाल में अभियान किया, किंतु वह मोहम्मद बिन तुगलक की तरह, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह विस्तारवादी नहीं था, विस्तारवादी नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की तरह विस्तारवादी नहीं था। आप ये देखोगे कि इसके शासनकाल में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि विंध्य पर्वत के नीचे का जो इलाका इसके राज्य से बाहर निकल गया है वह इलाका फिर से यह हासिल कर ले, ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई थी। यानी कि बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य जो बना था, विजयनगर बना था
36 में और बहमनी बना था 1346 में। तो उन क्षेत्रों में फिर से जीतने की कोशिश नहीं किया इसने। अब फिर देखोगे आप कि साम्राज्यवाद को लेकर इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। साम्राज्यवादी विस्तार को लेकर क्वेश्चन या तो आपसे पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को लेकर, या पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर। जिन लोगों का नाम, जिनकी ख्याति साम्राज्य विस्तार को लेकर नहीं है, उन पे क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? यदि पूछना हुआ तो ऐसे ही सिंपल दे देंगे कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की ही तरह एक प्रचंड साम्राज्यवादी शासक था। उत्तर होगा ना, कुछ भी नहीं किया है ऐसा उसने, तो इक्का दुक्का किया है, तो उसके आधार पर प्रचंड साम्राज्यवादी शासक तो नहीं कहा जा सकता। तो समझ जाना है बस। इसके बाद तब दूसरा है इक्तादारी का मामला। तो इसके काल में इक्तादारी कमजोर पड़ गई। इसके काल में इक्तादारी कमजोर पड़ गई। अमीर और उलेमा की शक्ति बढ़ गई। अमीर और उलेमा की शक्ति बढ़ गई। वह मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर दंड नीति, कठोर दंड नीति का त्याग कर दिया। कठोर दंड नीति का त्याग कर दिया। वह मुस्तखराज या दीवाने मुस्तखराज, पूरा ही लिख लीजिए, वह दीवाने मुस्तखराज एवं ख्वाजा की कठोरता को नहीं अपनाया। नहीं अपनाया। पदों की वंशानुगतता बढ़ी। पदों की वंशानुगतता बढ़ी। ये एक परिचयात्मक ज्ञान चाहिए, इसमें कोई आपको हार्ड कोर फैक्ट नहीं मिलेगा। मतलब की बात यह है कि इक्तादारी व्यवस्था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, उसमें बलबन ने एक चीज क्या जोड़ दिया, ख्वाजा। फिरोज शाह तुगलक के काल में आकर देखो तो ख्वाजा का पद अभी भी बना हुआ था, लेकिन ख्वाजा के माध्यम से हवाजिल की वसूली की सख्ती अब नहीं रही थी। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज के माध्यम से अमीरों के ऊपर बकाया की राशि की वसूली में खूब सख्ती बरता। अब वो सख्ती नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक इक्ता में 2 व्यक्ति की नियुक्ति करना शुरू कर दिया था। अब वैसी बात इस काल में नहीं नजर आती है।
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कोई इक़्तादार, कोई अमीर यदि सुल्तान के आदेश की अवहेलना कर दे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती थी। इसने अमीरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की नीति का त्याग कर दिया। बर्नी लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक ने सियासत की नीति का त्याग कर दिया था। सियासत की नीति का त्याग कर दिया। तो जब यहां पर यह लाइन लिखा कि सियासत की नीति का त्याग कर दिया, तो इसका मतलब है कि कठोर दंड की नीति का त्याग कर दिया। आपको एक सामान्य सी समझ यहां पर रखना है दिमाग में कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था ना, उस दौर में आप ये देखोगे कि सुल्तान जो था उसके शासन से अमीर, उलेमा और आवाम, आवाम माने जनता, ये तीनों ही नाराज थे और विद्रोह कर रहे थे। फिरोज शाह तुगलक की कोशिश यह थी कि हम ऐसी नीति अपनाएं कि इन तीनों के विद्रोह को हम शांत कर सकें, और वह ऐसी नीतियां अपनाया और अपने उद्देश्य में कामयाब भी रहा। लेकिन हुआ ये कि एक तरफ जहां उसका शासनकाल विद्रोहों से प्रायः मुक्त रहा, वहीं पर उसका प्रशासनिक ढांचा ढीला पड़ गया, लचर हो गया। और लचर जब पड़ गया तो आगे चलकर यह दिल्ली के सल्तनत के पतन का एक कारण बन गया। तो यह ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है। दीवाने मुस्खराज और ख्वाजा की कठोरता नहीं रही, पद अब वंशानुगत होने लगे। नियम नहीं बना था कि पद वंशानुगत होगा, लेकिन पद वंशानुगत होने लगे थे। तो पद वंशानुगत होने लगे और पद वंशानुगत होने का नियम हो जाए, दोनों में अंतर होता है। आप उदाहरण के तौर पर लेके देखो कि इंदिरा गांधी के बेटा आए राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद में फिर सोनिया जी आई, सोनिया जी के बाद में फिर राहुल जी आए, और ये सब कांग्रेस में अध्यक्ष हो गए या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो गए। तो यहां पर आपको क्या लगेगा कि पार्टी जो है वो परिवार के अंदर आने लगी, लेकिन यहां वंशानुगतता का नियम नहीं है। ये पार्टी का ढांचा है जिसमें ऐसा हुआ, जनता के बीच में इनकी स्वीकृति रही थी इसलिए ऐसा हुआ, इससे इनकी पार्टी को फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन नियम नहीं था। ऐसी ही कहानी है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में पद वंशानुगत होने लगे। इसका यह मतलब नहीं कि पदों के वंशानुगतता का नियम बन गया था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होने लगा। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या बलबन कोशिश करते थे कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, ये बात है। अब इक्तादारी की व्यवस्था के बारे में यह समझना है कि जब कभी इक्तादार वगैरह किसी जगह पर इसके हुक्म की अवहेलना भी किया हो, तो उनके खिलाफ इसने कठोर दंडात्मक नीति अपनाने के बजाय उसको समझा बुझा दिया है। तो कठोर दंड की नीति का त्याग हुआ है, यह बस समझना है। तब है धर्म से संबंधित विचार। यह मुद्दा थोड़ा बड़ा होगा। धर्म से संबंधित विचार के मामले में क्या करना है? पहला पॉइंट की हुआ, खलीफा से 2 बार खिलत लिया। खलीफा से 2 बार खिलत लिया। दूसरा पॉइंट, वह
बोला कि हम शरीयत के मुताबिक शासन चलाएंगे, शरीयत के अनुसार शासन चलाने का दावा वो बोला कि हम शरीयत के मुताबिक ही शासन चलाएंगे। शरीयत का मतलब तो जानते हैं ना, इस्लामी कानून, इस्लामी कानून। शरीयत के मुताबिक शासन चलाने का दावा का मतलब है कि वो इस्लामी कानून के आधार पर शासन चलाएगा। इसके तहत खराज, खुम्स, खराज, खुम्स, जजिया, जकात के अतिरिक्त सभी करों को समाप्त कर दिया। यानी शरीयत में जो 4 प्रकार के कर वसूलने को लेकर सहमति थी, कहा फिरोज शाह तुगलक ने कि यही 4 कर रहेंगे, बाकी और भी कई प्रकार के कर वसूले जाते थे, उन तमाम करों को इसने समाप्त कर दिया। तो 4 प्रकार के कर, बाकी सारे कर खत्म। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि शरीयत के मुताबिक हम शासन चलाएंगे। इसके बाद फिर नहरों के निर्माण के बाद उसके उपयोग के लिए अतिरिक्त कर लगाया। अतिरिक्त कर लगाया। ये फैक्ट समझने लायक है, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में वो सुल्तान है जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया, बल्कि दिल्ली के सुल्तानों के ही अंदर नहीं बल्कि संपूर्ण मध्यकाल के शासकों में कोई एक शासक का नाम यदि आता है जिसका नाम सबसे ज्यादा नहरों के निर्माण के लिए लिया जाता है तो फिरोज शाह तुगलक था। उसने यमुना नदी और सतलज नदी के ऊपर नहरों का एक बड़ा विस्तृत जाल बिछा दिया। दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि के क्षेत्रों में नहरों के इस निर्माण के कारण एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि हुई कि इसके काल में अनाज का मूल्य गिर गया। आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में अनाज के मूल्य को गिराने के लिए सुल्तान को उसके मूल्य का निर्धारण करना पड़ा। सुल्तान ये तय कर रहा था कि कौन सी वस्तु किस मूल्य पर बिकेगी। फिरोज शाह तुगलक के काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सुल्तान ने वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया हो। फिर भी उसके काल में अनाज का मूल्य गिर गया था क्योंकि उसके काल में उत्पादन में वृद्धि हो गई थी
और उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसका कारण यह है कि उसने नहरों का जाल बिछा दिया था। अब नहरों का जाल बिछा रहा है सुल्तान यदि, तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर राजकीय खजाने से पैसे खर्च होंगे। पैसा खर्च होगा, किसान को पानी की आपूर्ति होगी सिंचाई के लिए। तो फिर सुल्तान ने यह तय किया कि हम इसके लिए सिंचाई का लाभ उठाने वाले किसानों के ऊपर कर लगाएंगे। सिंचाई कर के नाम से उसने एक कर लगाया, उसे हब्बे सर्व कहते थे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जब उसे सिंचाई के ऊपर कर लगाना था तो ये भी उसने अपनी मर्जी से नहीं किया। उलेमाओं के साथ एक मीटिंग किया और उनके सामने अपनी ओर से ये प्रस्ताव रखा कि क्या हम एक एडिशनल कर लगा सकते हैं, क्या इस्लाम में इसकी अनुमति है? और उलेमाओं ने कहा कि हाँ लगा सकते हैं। तो उसने हब्बे सर्व नाम से सिंचाई कर लगाया। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इसके काल में उलेमा का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कोई सुल्तान ये कहता है कि हम शासन शरीयत के मुताबिक करेंगे तो शरीयत की व्याख्या करने वाले की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। तुम कल्पना करके देखो कि आज के तिथि में यदि हमारी सरकार ये कह देती है कि हम शासन संविधान के मुताबिक नहीं चलाना चाहते, तो फिर संविधान की व्याख्या करने की शक्ति से संपन्न सुप्रीम कोर्ट की शक्ति अपने आप गिर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का आधार संविधान है और ऊपर से यह कि उसे ही संविधान की व्याख्या का अधिकार है। और यदि संविधान के संप्रभु शक्ति को ही खारिज कर दे सरकार, तो भला क्या अधिकार रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट का? ठीक इसी तरीके से देखो कि अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि हमको नहीं मतलब कि शरीयत क्या कहता है, हम तो वही करते हैं जो हमको ठीक लगता है करने के लिए राज्य के हित में। तो उलेमा का प्रभाव गिर गया था। लेकिन यहां सुल्तान कह रहा है कि हम तो शरीयत के मुताबिक ही शासन चलाएंगे, तो इसके काल में उलेमा का प्रभाव बढ़ जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन आ जाए किस सुल्तान के काल में उलेमा का प्रभाव सबसे ज्यादा था, तो उसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। शरीयत के अनुसार शासन चलाने की बात किया, तो नहरों के निर्माण के बाद उसके उपयोग के लिए अतिरिक्त कर लगाया, यही है सिंचाई कर। अब सर्व और इसके लिए खलीफा की सहमति लिया था। खलीफा की सहमति के बाद यह कर लगाया था। अब मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताया था कि उलेमा का प्रभाव बढ़ा, उलेमा का प्रभाव बढ़ा। इसको लेकर एक फैक्ट बहुत उपयोगी हो सकता है क्वेश्चन पूछने के लिए, वो है इंसा ए माहरू से उलेमा की शक्ति और इंसाए माहरू से उलेमा की शक्ति और शासन में अव्यवस्था की जानकारी मिलती है। इंसाए माहरू से शासन उलेमा की शक्ति और शासन की अव्यवस्था की जानकारी मिलती है।
इसके बारे में 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, फिर आगे समझना है। तो कहानी यह है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता कि इंसा ए माहरू के माध्यम से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? एकदम प्लेन क्वेश्चन आएगा। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतने भर का है कि इंसा ए माहरू से परिचित रहिए। माहरू फिरोज शाह तुगलक के काल के एक इक्तादार का नाम है और इंसा शब्द का मतलब होता है पत्र। आप लोगों ने कुछ 2 दिन पहले पढ़ा भी है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का ढांचा, तो उसमें आपने पढ़ा है एक दीवान इंसा माने पत्राचार विभाग। यहां पर है इंसा ए माहरू, तो माहरू के पत्रों का संकलन। माहरू नाम के एक अधिकारी ने कई सारे पत्र लिखे हैं। बाद में इतिहासकारों को वो पत्रों का संकलन प्राप्त हो गया। उसको पढ़ के इतिहासकारों ने उससे इतिहास की जानकारी निकालने का प्रयास किया। तो प्रयास किया तो उसको ये पता चला कि वो ये कह रहा है कि केंद्र से लेके इक्ता के इलाके तक जगह जगह पर शासन के मामलों में उलेमाओं का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है। जब भी कभी कोई अधिकारी कोई नीति अपनाता है, कोई निर्णय लेता है, कोई कार्य करता है, तो उलेमा पहुंच जाते हैं अपनी दलील लेकर कि तुम ये नीति कैसे अपना सकते हो, इस्लाम तो इसकी अनुमति ही नहीं देता। तो इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर उलेमाओं का शासन के मामले में हस्तक्षेप बढ़ जाने से कई दफा प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी ढीलापन आ जाता था और कई सारे अधिकारी लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या करें क्या ना करें। इसी अव्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो सिंपल लाइन आपको याद रखना है कि इंसा ए माहरू किसके काल के इतिहास की जानकारी देता है? तो फिरोज शाह तुगलक के काल की। इसके बाद फिर वह सबसे ज्यादा मस्जिद बनवाया, सबसे ज्यादा मदरसा बनवाया, उलेमाओं को सबसे ज्यादा दान दिया। मस्जिद बनवा रहा है तो धार्मिक कार्य है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मदरसा माने शिक्षा केंद्र माने विद्यालय, जिसमें कि इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी, ऐसे मदरसे सबसे ज़्यादा वही बनवाया। तो इससे भी पता चल जाता है कि धर्म के प्रति आग्रही था। इसके बाद फिर देखोगे कि वह सूफियों के मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दिया। सूफियों के मज़ारों पर महिलाओं के जाने पे रोक लगा दिया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि वह पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया।
पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया? उसके बाद जजिया की अलग से वसूली हुई, अलग से वसूली, फिर शासन से हिंदू बाहर, शासन से हिंदू बाहर, होली बंद, फिर बोधन को मृत्युदंड। बोधन को मृत्युदंड, बोधन को मृत्युदंड। इसको समझ लेते हैं, तब आगे की बात करेंगे। तो यहां पर देखो, आपकी कहानी कुछ इस तरह से है कि मस्जिद बनवाया, मदरसा बनवाया, उलेमा को दान दिया, इस पे तो समझने लायक कोई बात है नहीं, ये तो आसान चीज है। अब सूफियों के मज़ारों पर महिलाएं नहीं जा सकती हैं, यानी ये सब पितृसत्तात्मक समाज का बुनियादी लक्षण होता है कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाए। तो जो परंपरागत पितृसत्ता थी, उसके तहत महिलाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि आप घरों में रहिए, आप बुर्के में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। तो इसीलिए सूफियों के मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी गई। ब्राह्मणों के ऊपर पहली बार जजिया लगाया गया। अभी तक ये बात इतिहासकारों के पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आखिर वो कौन सी बात थी कि इसके पहले ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा गया था। हो सकता है कि भिक्षुओं को, साधुओं को, संतों को, जिनकी ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी, उनको मुक्त रखा गया होगा, लेकिन उतना ज़्यादा मन को मथने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हिस्टोरियन ही स्पष्ट नहीं है तो आपसे क्वेश्चन थोड़े आएगा। क्वेश्चन यदि पूछना हुआ तो यही पूछा जाएगा कि पहली बार ब्राह्मणों पे जजिया कौन लगाया, तो फिरोज तुगलक। दूसरी बात यह है कि जजिया की अलग से वसूली का मतलब क्या है? तो इसके पूर्व के काल तक जजिया को खराज के साथ ही वसूला जाता था, यानी खराज में 2% एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया तो जजिया भी हो गया। इसने कहा कि नहीं, जजिया की वसूली अलग से होगी। अब जजिया की अलग से वसूली होगी तो उसके पीछे दोनों कारण हो सकता है। एक तो ये कि वो शायद दिखाना चाहता था कि हम जजिया की वसूली करते हैं और उसकी एक अलग पहचान है। दूसरा शायद ये भी हो सकता है कि वसूली में कुछ करप्शन वगैरह हो जाता होगा, इसलिए वो जजिया को अपने लिए आय का एक स्रोत बनाने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा पर्टिकुलर बिहेव किया। जो भी हो, आई डोंट नो, नोबडी नोज। आपको सिर्फ इतना जानना है कि जजिया की उसने अलग वसूली किया, खराज के साथ अब संयुक्त वसूली नहीं होती थी। इसके बाद तब हिंदू को शासन से बाहर कर दिया, होली वोली खेलना बंद कर दिया। इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका जो बड़ा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इसका बड़ा भाई था, बाप नहीं था। बड़ा भाई मोहम्मद बिन तुगलक उदार था और ये कठोर था, धार्मिक रूप से कट्टर था, तो इसलिए हिंदुओं के विरुद्ध नीति अपनाया। इसी क्रम में बोधन नाम के एक व्यक्ति की चर्चा आती है कि बोधन जो था वह एक ऐसा हिंदू था जिसने कि एक स्टेटमेंट दिया था कि कुरान की ही तरह वेद भी पवित्र है, महान ग्रंथ है, वो भी भगवान की रचना है। एक साधारण सा स्टेटमेंट था, लेकिन उसके ऊपर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया गया और उसको दोषी करार दिया गया।
और सजा के तौर पर यह बात कही गई कि तुम इस्लाम अपना लो, हिंदू धर्म त्याग दो, और नहीं तो मृत्युदंड मिलेगा। और उसने इस्लाम अपनाने से मना कर दिया तो उसको मृत्युदंड दिया गया था। तो अभी के डेट में जो लोग सरकार में हैं, जिनकी सोच थोड़ी सी एक खास तरह की है, उन लोगों के पक्षधर इतिहासकारों की दृष्टि में ये बड़ा फैक्ट है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन यदि होगा, जिस काल में मार्क्सवादी इतिहासकारों का दबदबा ज़्यादा रहेगा, उस समय में इस फैक्ट को उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा। जिस समय राइट विंग के हिस्टोरियन का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, उस समय ऐसे फैक्ट्स को बहुत महत्व दिया जाएगा और क्वेश्चन में ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो बोधन का नाम याद रखिएगा। एक मिनट, एक टाइम दीजिए, एक मिनट। तो हमने ये धार्मिक मुद्दे की चर्चा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि ऋण की माफी का प्रश्न क्या है। ऋण की माफी, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एक लाइन में समझ लीजिए, काम हो जाना है। कि याद है आप लोग को सोंधर, ऋण दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो ऋण दिया गया था, उस ऋण का किसान सही तरीके से निवेश नहीं कर पाए, उनके पैसे खर्च हो गए, और नतीजा ये निकल कर आया कि जब सुल्तान ने ऋण की वापसी की मांग करना शुरू किया तो किसानों को दिक्कत हो रही थी, वो विद्रोही हो रहे थे। फिरोज शाह तुगलक ने आवाम को संतुष्ट करने की नीति अपनाया। तो अपनाते हुए उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया हम ऋण की माफी कर देंगे। तो ऋण की माफी, आजकल तो आप देखते रहते हो ना
कि किसानों के ऋण की माफ़ी कर दी जाएगी, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे भाजपा वाले हों, ये लोग चुनाव के वक़्त में जब जाते हैं तो किसानों के ऋण की माफ़ी को एक बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। तो ऋण की माफ़ी से संबंधित मुद्दा महत्वपूर्ण है। पहली बार ऋण की माफ़ी किसने किया था? तो फिरोज़ शाह तुगलक ने किया था। बस इतनी ही बात है। नहर के निर्माण की कहानी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो नहर के निर्माण को लेकर ध्यान रखिएगा। उसमें आपके नोट्स में नहरों का नाम भी दिया गया है, तो एक आध नाम देख लीजिएगा, पर्टिकुलरली उलू खानी वाला जो नहर है, वो जो बहुत बड़ा नहर है, तो ये सबसे ज़्यादा नहर बनाया, ये मैंने बता रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब अगला मुद्दा है कि उसने कारखाना विभाग का खूब विकास किया। कारखाना, कारखाना मतलब क्या होता है? जहां पर वस्तुओं का उत्पादन का कार्य होगा। कारखाना दिल्ली सल्तनत में भी खूब विकसित हो रहा था और मुगल काल में भी विकसित हुआ। मुगल काल के कारखाना के बारे में कई सारे स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। कई सारे विदेशी लोग आए हैं, उन्होंने कारखाना के बारे में खूब विस्तृत वर्णन किया है, चाहे वो मॉन्सरेट हो, हेनरिक हो, एक्वावीवा हो। उन लोगों ने खूब विस्तार से बताया है कि मुगलों का कारखाना कैसे चलता था। अभी उधर नहीं जाना, सुन लिया तो काफ़ी है। दिल्ली सल्तनत के दौर में कोई एक सुल्तान जिसका नाम कारखाना के ख्याल से सबसे ज़्यादा लिया जा सकता है, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। इसके काल में 36 कारखाना काम कर रहे थे। माने कारखाना था तो पहले से ही, इसके काल में कारखाना सबसे ज्यादा विकसित हो गया था। और दूसरा पॉइंट यह है कि कारखाना से संबंधित एक अधिकारी आपको मिलेगा, दीवान वयूतात, दीवान ए वयूतात। लेकिन ये मुगल काल में आपको काम करता हुआ नजर आएगा। दीवान बयूतात दिल्ली सल्तनत के काल में कारखाना डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बारे में इस तरीके से ऑफिशियल नाम ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आपको एक दफ़ा ही याद कर लेना चाहिए कि कारखाना विभाग से संबंधित अधिकारी था दीवान बयूतात। इसके बाद फिर बागान, इसने कुल 1200 बागान लगवाया था। तो सबसे ज्यादा बागानी खेती पे किसने बल दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बागानी खेती पे बल दिया और खुद ही 1200 बागान लगवा दिए। अब गौर करने लायक कहानी यह है कि सुल्तान जब कारखाना खुलवा रहा था और जब बागान लगवा रहा था तो उसे ज्यादा मजदूर चाहिए। ज्यादा मजदूर चाहिए, इसलिए उसने क्या किया? इसलिए क्या किया उसने? तो वह दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया। आयात पर नहीं। दास किसी दूसरे देश से भारत में आते हैं तो स्वागत है उनका, लेकिन दासों का निर्यात नहीं होगा भारत से, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा दास चाहिए थे। उसके काल में सबसे ज्यादा दास थे, 1,80,000 दास थे उसके पास। 1,80,000 दास थे उसके पास। और इसीलिए दासों के
मामलों की देखभाल करने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट खोला, दीवान ए बंदागान, दीवान ए बंदागान माने दास विभाग, दीवाने बंदागान दास विभाग, उसने एक डिपार्टमेंट खोल दिया। यहां पर एक छोटी सी रोचक बात है जो समझ लीजिए, समझने की ही बात है, लिखने की बात नहीं है, कि दिल्ली सल्तनत के दौरान आप ये देखोगे कि सुल्तान हो या सुल्तान के परिजन हो या अमीर वर्ग के लोग हों या उलेमा वर्ग के लोग हों, धनी मानी जो भी लोग हैं, यदि वो मुसलमान हैं तो उनकी जो उपभोक्ता वस्तुओं की अभिरुचि थी, माने जो वस्तुएं वो खरीदते थे उपभोग के लिए, उनमें भारतीय कारीगरों की बनाई गई वस्तुओं के प्रति रुझान नहीं थी। वो मध्य एशियाई टेस्ट से ज्यादा प्रभावित थे, ईरान वाले टेस्ट से विशेष तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित थे। यानी उनका फैशन का जो इंटरेस्ट था वो ईरानियन था। वस्त्र कैसा होना चाहिए तो जैसा मध्य एशिया में है, ईरान में है। आभूषण कैसा होना चाहिए तो जैसा मध्य एशिया में है, ईरान में है, आदि आदि। अब इसके लिए क्या उपाय होगा? तो एक उपाय होगा कि वो ईरान से या मध्य एशिया से वो वस्तुएं आयात करें। आयात तो होती थी वस्तुएं, लेकिन आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो दूसरा उपाय है कि आप उनका खुद ही के अपने देश में ही निर्माण कर दीजिए। तो अपने देश में ही निर्माण कराने के लिए उसने कारखाना के अंदर निर्माण को बल दिया और इसके लिए दासों को विशेष ट्रेनिंग देकर उस तरह के वस्तुओं के निर्माण में उनको सक्षम बनाया और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो गया। तो आपको यह अंदाजा लगा होगा कि दास की जरूरत इसलिए भी ज्यादा पड़ रही थी। अब दास की कहानी खत्म हो जाती है। दारुल सफा, दारुल सफा क्या है? तो दारुल सफा, इसको सिफा भी बोला जाता है। तो यह है चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग। आपको यह समझना है कि फिर ये तुम लोग बहुत बात कर रहे हो जी, तुम लोगों की बातचीत डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब तुम लोग बातचीत करते हुए कुछ लिखते रहते हो तो सामने ध्यान जाता है ये सोच के कहीं किसी का कोई काम का क्वेश्चन तो नहीं है। काम का क्वेश्चन सोचकर जब देखता हूं स्क्रीन के ऊपर तो तुम लोगों की आपस की बातचीत नजर आती है। ऐसे में नुकसान हो जाता है उन बच्चों का जिन्होंने कि इस बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछा है। यदि दसियों चीजें आते रहेंगी स्क्रीन पे एक के बाद एक के बाद एक, तो मेरे पास में एक ही तरह का विकल्प बचता है कि मैं स्क्रीन देखना छोड़ दूं। यदि मैं स्क्रीन देखना छोड़ देता हूं तो जेन्युइन क्वेश्चन की उपेक्षा हो जाती है और स्क्रीन देखता रहता हूं तो मेरा पूरा ध्यान चला जाता है तुम्हारे स्क्रीन को देखने में। और तुम लोग स्क्रीन पे बात क्या कर रहे हो? तो मतलब नमस्ते, हाय, हेलो, हाउ आर यू, हेलो, हाउ डू यू डू, इस तरह की बात करने के लिए थोड़े ना होता है क्लासरूम। तो जो बच्चे इस तरीके की बातचीत करते पाए जाएं उन बच्चों को क्लास का आतंकवादी माना जाए। वो बच्चे इस क्लास के डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पे काउंट किए जाएंगे। तुम्हें अपनी इज्जत यदि प्यारी है, तो तुम्हें यदि अपना मान सम्मान प्यारा है, तुम्हें अपना करियर प्यारा है, तो अभी के बाद तुम अनावश्यक बातें नहीं लिखोगे। क्लासरूम के बाद तुम लोगों को एक दूसरे से जितना कुछ गप सप मारना है मार लिया करो। क्लासरूम गप मारने का जगह नहीं होता है। ठीक है।
खलीफा का नाम अब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि खलीफा महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे। दारुल सफा चिकित्सा विभाग। मैं ये बताना चाह रहा था कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपनी कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। तो आप देखोगे कि कल्याणकारी नीति के तहत उसने कितना काम किया है। वह दीवाने खैरात खोल दिया है, सबसे ज्यादा बड़ा दान कार्य इसी ने किया। दीवाने खैरात के तहत वह कभी किसी बीमार आदमी को या किसी अपाहिज आदमी को या जिसकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, जिनको बेटियों की शादी करना है लेकिन पैसे नहीं है, उन सबको खूब दान देता था। तो कल्याणकारी कार्य हो गया ये। सबसे ज्यादा मदरसा खोला, शिक्षा के क्षेत्र में काम, कल्याणकारी काम। सबसे ज्यादा डेवलप किया उसने चिकित्सा विभाग को, मेडिकल डिपार्टमेंट, दारुल शिफा, कल्याण का काम। किसानों का ऋण माफ कर दिया, कल्याण का काम। तो कल्याण का काम उसने अनेक किया है। इसलिए कल्याणकारी शासक के तौर पर यदि किसी एक शासक की पहचान होती है दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कल्याणकारी शासक, तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिर देखोगे कि उत्पादन का कार्य, उत्पादन को बढ़ावा देने वाला शासक यदि कोई खोजिएगा, कोई एक ऐसा सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है उत्पादन के कार्य को, तो फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि सबसे ज्यादा नहर बनाया, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा कारखाने बनवाए, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा बागानी खेती कराया। तो नहरों का निर्माण, कारखानों का विकास और बागानी खेती, इन तीनों से क्या पता चला कि उत्पादन के कार्य में सबसे ज्यादा योगदान कौन किया, तो फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए इसके काल में चीजें सस्ती हो गई थी। इसका नाम इसलिए भी लिया जाता है कि सबसे ज्यादा निर्माण कार्य भी इसी के काल में हुआ था। निर्माण की चर्चा आगे करूंगा। इसका नाम इसलिए भी लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कट्टर भी यही था, जो कहता था कि हम सिर्फ शरीयत के मुताबिक शासन चलाएंगे, और इसलिए गैर मुसलमानों के साथ दिक्कतें ज्यादा थी। ठीक है। हिंदुओं को दान देता था क्या, तो ऐसा तो कुछ प्रमाण नहीं मिला है कि हिंदुओं को दान देता था। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा अमाउंट दान में गया होगा। जो चर्चाएं मिली हैं बर्नी की किताब से, या आगे और भी बताऊंगा स्रोत के रूप में अफीफ की किताब से, तो उसमें तो ज्यादा मुसलमानों के ही दान की चर्चा मिलती है। तो यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि दारुल सफा के तहत उसने संस्कृत संस्कृत की, आयुर्वेद की पुस्तकों का अनुवाद करवाया था। आप में से कोई बता सकता कि वो पुस्तक कौन सी थी जिसके तहत ये जानकारी मिलती है कि उसने संस्कृत की कई सारी पुस्तकों का, जो आयुर्वेद की किताबें थी, उनका अनुवाद करवाया था। संस्कृत की आयुर्वेद की पुस्तकों का अनुवाद करवाया था इसने। कौन सी किताब थी, यदि कोई बता सके तो बताइए। सबसे अधिक संरक्षण हिंदुओं किस काल में मिला, थोड़ा ही मिला था, एक ही शासक काल में मिला था, तो सबसे अधिक की कोई बात ही नहीं है। दिल्ली सल्तनत के दौर में एक ही शासक था जिसके काल में हिंदुओं को संरक्षण मिला, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा किसी के काल में मिला ही नहीं, तो फिर सबसे ज्यादा क्या सबसे कम क्या। दलाइले फिरोज शाही, दलाइले फिरोज शाही।
दलाइल फिरोज शाही। ठीक है, उसके बाद फिर दीवाने खैरात। दीवाने खैरात मैंने दान विभाग, कोई दिक्कत नहीं है, दान विभाग। सबसे ज्यादा दान जो मिला है वो ये कि जो मुस्लिम परिवार के लोग गरीब थे उनको बेटियों की शादी के वक्त में दान मिला है। मदरसा बता चुका हूं, सबसे ज्यादा मदरसा उसने बनवाया, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगला मुद्दा है कि उसने सबसे ज्यादा नगरों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि 300 के आसपास नगर बसाया था, 300 के आसपास नगर बसाया था। संख्या थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन क्या करिएगा, यही जानकारी मिली है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा नगर कौन बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो इसने अपने नाम पर ही बसाया। एक और महत्वपूर्ण नगर है जौनपुर। जौनपुर, जौनपुर किसके नाम पर बसाया गया था, आप कोई बता सकते हैं? जौनपुर किसके नाम पर बनाया गया था? एक, पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। दूसरा नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। खान ए जहां तेलंगानी। खान ए जहां तेलंगानी। मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन है कि जौनपुर किसके नाम पर बसाया गया था? किसके नाम पर बसाया गया था? आप लोग उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। डी और सी ही दो ऑप्शन आया है, अभी एक आध दो लोगों ने ए भी बताया है, बी अभी तक कोई नहीं बोला है। मेरी बात मान लिया, कुछ लोगों ने बी भी बना दिया। चलो, पैगंबर मोहम्मद के प्रति आस्था तो उसके अंदर थी ही, सभी मुसलमानों में रहती है। उसमें तो एक कदम आगे ही बढ़कर थी, क्योंकि वो शरीयत के मुताबिक शासन चलाने की बात कर रहा था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जौनपुर नहीं बना है। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सुल्तान बनने में एक सूफी सुल्तान, एक सूफी संत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, वो थे नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। ये नोट कर लीजिएगा, यहां पर नोट कर लीजिएगा। ये चिश्तिया सूफी संत थे। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनवाने में योगदान किया था।
फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनवाने में योगदान किया था। फिर खाने जहां तेलंगाने, ये कौन है? तो लिखिए कि यह फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। फिरोज शाह तुगलक का वजीर था, धर्मांतरित था, धर्मांतरित था। यहां एक नोट लिखिएगा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। वजीर का पद या हो सकता है विजारत, लिख दे विजारत। वजीर को जब आप पढ़ते हैं तो आप समझिए कि वो दीवाने विजारत कहलाता था। विजारत माने वो विभाग जिसके प्रधान को वजीर कहते हैं, दीवाने विजारत। तो वजीर का पद या विजारत सबसे शक्तिशाली किस काल में था? सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली था तुगलक काल में। तुगलक काल में। और यदि कोई सुल्तान का नाम पूछे तो फिरोज शाह तुगलक बोल देना। आज से करीब 15-17 साल पहले की कहानी है, बल्कि उससे भी ज्यादा पुरानी कहानी है, बल्कि मतलब शायद 25 साल पहले कहानी है। यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवाने विजारत सबसे ज्यादा मजबूत किस काल में था? दीवाने विजारत सबसे ज्यादा मजबूत किस काल में था? तो तुगलक काल में। ऑप्शन यही था, तुगलक काल, खिलजी काल, शमसी वंश, लोदी वंश। उत्तर होगा तुगलक वंश। और तुगलक वंश के अंतर्गत सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसके काल में था? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो तुगलक काल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था दीवाने विजारत। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जौना खान। जौना खान। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक नगर का नाम उसके नाम पर रखा था, और उसका नाम क्या पड़ा? जौनपुर। तो ये कहानी आपकी स्पष्ट हो गई। अब एकमात्र डिपार्टमेंट बचा है, वह है भवन निर्माण, या एक मुद्दा मात्र बचा है, भवन निर्माण। भवन निर्माण। तो सबसे ज्यादा बड़ा निर्माता भी यही था। सबसे बड़ा निर्माता सबसे बड़ा निर्माता यही था। हो सकता है क्वेश्चन की भाषा बदल दे कि सब सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किसका था। जब आप यूपीएससी का ऑप्शनल का पेपर देखेंगे, पेपर नहीं बल्कि सिलेबस, जब आप यूपीएससी के ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या पढ़ना है? तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो एक चीज सबसे ज्यादा पढ़ना है वह है उसका सिविल इंजीनियरिंग का काम। सिविल इंजीनियरिंग के काम के तहत क्या काम हुआ? तो है भवन निर्माण का काम, सारा संरचनाएं सारी बनवाई गई है। तो सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। या आप दूसरे शब्दों में दे दे, स्थापत्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। भवन निर्माण का काम सबसे ज्यादा कौन किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो भाषा बदल बदल के क्वेश्चन आ सकता है। तो फिरोज शाह तुगलक के काल में क्या क्या निर्माण कार्य हुआ? तो एक तो यहां भी उदाहरण के रूप में रख सकते हो, नहर, नगर। आगे पुराने भवनों
की मरम्मत पुराने भवनों की मरम्मत, मैंने पुराने जितने भी बड़े भवन थे जो विभिन्न सुल्तानों के काल में बनाए गए थे, उनमें से जहां कहीं भी कुछ भी डैमेज वगैरह हुआ था तो उन सबों की इसने मरम्मत करा दी। उन्हीं में से आपको याद हो कि मैंने इल्तुतमिश पढ़ाते हुए बताया था कि कुतुब मीनार बिजली के कड़कने से टूट गया था, ऊपर का उसका मंजिल, चौथा मंजिल, तो उसने न सिर्फ उसकी मरम्मत कराई बल्कि उसके बाद उसने एक मंजिल एक्स्ट्रा जोड़ दिया और साथ ही साथ ये कि उसने उन दोनों मंजिलों में संगमरमर का उपयोग किया। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे ज्यादा मदरसा, फिर सबसे ज्यादा मस्जिद, फिर उसके काल में मकबरा का एक बड़ा निर्माण कार्य हुआ है। मकबरा, मकबरा में सबसे प्रसिद्ध मकबरा है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा। अब आपको याद होगा कि खान ए जहां तेलंगानी कौन था? उसका वजीर था। उसके वजीर का जो मकबरा बनाया गया है उसमें एक खास बात है। क्या है? पहली बार अष्ट कोणीय आधार पर भवन निर्माण का कार्य हुआ था। पहली बार अष्टकोणीय ऑक्टेगोनल बेस पर कोई भवन का निर्माण कार्य हुआ था। एक और फैक्ट लिख लीजिए, फिर एक फोटो दिखाऊंगा। उसके बाद लिखिए कि इसके काल में सलामी पद्धति अपनाई गई थी। सलामी पद्धति, सलामी पद्धति के तहत क्या लिखा जाता है? क्या है इसका मतलब? ढालनुमा दीवार, ढालनुमा दीवार, ढालनुमा दीवार, ताकि भवन मजबूत रहे, ताकि भवन मजबूत रहे। सलामी पद्धति का सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, सलामी पद्धति का मतलब क्या है? और मतलब है ढालनुमा दीवार। यह पूछा जाएगा सलामी पद्धति किसने अपनाया? फिरोज शाह तुगलक। अब आपको एक अगला फैक्ट काम का लिखना है कि इसके काल में नए भवन प्रायः धूसर रंग के पत्थर या पत्थरों से बनाए गए। धूसर रंग के पत्थरों से बनाए गए जो सस्ते थे, कीमत कम लगता था इसके ऊपर, जो सस्ते थे। यहां क्लैरिटी के लिए लिख लीजिए, यानी कि इसके काल में लाल बलुई पत्थर का उपयोग नए भवनों के निर्माण के लिए नहीं हुआ था।
लाल बलुई पत्थर का उपयोग नए भवनों के निर्माण के लिए नहीं हुआ था। इसके काल में लाल बलुई पत्थर का उपयोग नए भवनों के निर्माण के लिए नहीं हुआ था। इतने फैक्ट्स आपने यदि लिख लिया तो समझिए कि फिरोज शाह तुगलक के काल के संबंध में सारे फैक्ट्स आपके पूरे हो गए। अब यहां पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं। दिल्ली सल्तनत कालीन, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास लेखन। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास लेखन। आपको याद होगा हमने जब भी कोई पर्सनालिटी पढ़ाया तो लास्ट में यह भी बताया कि उससे संबंधित हमारी जानकारी का स्रोत क्या है। तो स्रोत के मद्देनजर ही इतिहास लेखन का मुद्दा उठाकर लाया हूं। तो स्रोत में आपको याद हो कि 1260 तक का इतिहास किसने लिखा था? तो मिन्हाज ने। 1260 तक का इतिहास मिन्हाज ने लिखा था। किताब का नाम तबकात नासरी, तबकात ए नासरी। उसके बाद फिर 1266 से 1357 तक का इतिहास लिखा बर्नी ने। बर्नी की किताब का क्या नाम था? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। यहां पर मैं अब अमीर खुसरो का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अमीर खुसरो इतिहासकार नहीं था। अमीर खुसरो साहित्यकार था। ये और बात है कि उसकी किताब से हमको इतिहास लिखने के लायक काम की बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, लेकिन वो इतिहासकार नहीं था। इसी के साथ फिर यहां पर मैं आपके सामने में इब्न बतूता का भी नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था। ये और बात है कि उसकी किताब रहला से हमें दिल्ली सल्तनत काल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है और सबसे ज्यादा डिटेल जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के काल के बारे में। लेकिन वो यात्री था, इतिहासकार नहीं। हम इसामी की किताब का नाम लिख सकते हैं। मैंने कल ही बताया है इसामी के बारे में, उसकी किताब का नाम क्या था? फुतुह उस शलातीन। लेकिन इसामी मूलतः बहमनी राज्य के राजा के दरबार में संरक्षित था, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। बर्नी फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे साल तक का इतिहास लिखा। उसकी किताब का नाम तारीख फिरोज शाही है। वो जेल में था उस समय जब वो किताब लिख रहा था। पता नहीं किसी बात से फिरोज शाह तुगलक नाराज हो गया था, जेल में डाल दिया था। और जेल में बैठा हुआ फिरोज शाह तुगलक के बारे, जेल में बैठा हुआ बर्नी किताब लिख रहा है तो फिरोज शाह तुगलक की वो खूब तारीफ कर रहा है, आदर्श सुल्तान बता रहा है। शायद बाहर निकलने की कोशिश में होगा, जो भी हो। उसके बाद फिर तीसरी किताब है तुगलक वंश के आगे का इतिहास। आगे का इतिहास यानी कि 1357 के बाद, 1357 के बाद का इतिहास। किसने लिखा है? अफीफ ने। पूरा नाम है
शम्स ए सिराज अफीफ, लेकिन आप सिर्फ अफीफ लिख लो तो काम चल जाएगा। शम्स ए सिराज अफीफ या अफीफ सिंपल। और इसकी किताब का भी नाम है तारीख ए फिरोज शाही। इसकी किताब का भी नाम है तारीख है फिरोज शाही। यानी इसने भी किताब लिखा है इतिहास की, तो किताब का नाम हुआ तारीख। और इसने भी किताब डेडिकेट किया है फिरोज शाह तुगलक को, तो इसकी भी किताब का नाम हो गया तारीख फिरोज शाही। तो कंफ्यूज मत करिएगा, तारीख फिरोज शाही नाम से दो किताब मिलेगी आपको। एक का लेखक है बर्नी, एक का लेखक है फिरोज शाह, एक का लेखक है शम्स सिराज अफीफ। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1357 के बाद का लेखक कौन है, 1357 के पहले का लेखक कौन है। 1357 के बाद की जो किताब है तारीख फिरोज शाही, उसका लेखक है शम्स सिराज अफीफ। और 1357 तक की जो किताब है वो है बर्नी की। अब यहां पर आपको एक और किताब का नाम बताता हूं, बर्नी की ही किताब है, बर्नी की किताब है, किताब का नाम फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी यह राजनीतिक विचारधारा विचारधारा की पुस्तक थी। राजनीतिक विचारधारा की पुस्तक थी फतवा ए जहांदारी। फतवा का मतलब होता है निर्णय, और जहांदारी का मतलब होता है कि राजनीति से संबंधित, दुनियादारी से संबंधित मामलों में क्या होना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। तो एक बड़ा डिबेट रहता था उस काल में कि शासन शरीयत के मुताबिक चले या कि जवाबियत के मुताबिक। बर्नी ने कहा कि शरीयत के मुताबिक शासन चलाना पूरे तौर पर संभव नहीं है, तो जवाबियत को हम अपना सकते हैं, लेकिन तब कोशिश यह करनी चाहिए कि जहां तक संभव हो सके हमें शरीयत से जुड़े हुए लोगों को बढ़ावा देना चाहिए और इस्लाम की वृद्धि में योगदान करना चाहिए। इस तरीके का सुझाव देता है वो। उसकी किताब इस तरीके की है कि सवाल और जवाब की तरह किताब पूरी विकसित हुई है। सवालकर्ता के रूप में स्वयं बर्नी ने अपने को रखा है और जवाब देने के लिए एक पात्र का चयन किया है, उस पात्र का नाम है महमूद गजनबी। यानी उसने महमूद गजनबी को एक तरह से अपना ऐसा कैरेक्टर बनाया है जो आदर्श कैरेक्टर है, मुसलमानों के बीच में काफी लोकप्रिय और माननीय कैरेक्टर था। और उसी महमूद गजनबी के जुबान से उसने विभिन्न प्रश्नों का जवाब दिलवाया है। आप समझ सकते हैं कि महमूद गजनबी मुसलमानों के बीच में एक लोकप्रिय और माननीय कैरेक्टर रहा होगा, तभी उसने महमूद गजनबी को ही अपना पात्र चुना कि उसके जुबान से कोई बात आएगी तो लोग समझेगा कि नहीं तब तो ठीक है, क्योंकि महमूद गजनबी ने कहा है। क्योंकि महमूद गजनबी वो कैरेक्टर है कि जो बुत सिकन के नाम से जाना जाता था, मूर्ति तोड़ने वाले के नाम से जाना जाता था, तो उसको आप इस्लाम विरोधी नहीं कह सकते। तो जो आदमी इस्लाम विरोधी नहीं हो सकता है, जो मुसलमानों के बीच में मसीहाई कैरेक्टर के तौर पर लोकप्रिय नायक के तौर पर जाना जाता है, उस आदमी की जुबान से अपनी बात कहलवा के उसने लोगों को एजुकेट करने का प्रयास किया। ठीक है, अब अगला मुद्दा कि एक और किताब है फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात ए
फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का संकलन है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का संकलन है। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का संकलन हो गया। अब अगला मुद्दा है सल्तनत काल का स्थापत्य। सल्तनत काल का स्थापत्य, स्थापत्य में कौन से सुल्तान के काल में कौन से भवन का निर्माण हुआ है मैं पढ़ाता गया हूं, तो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान देना है। तो स्थापत्य की विशेषताएं क्या थी? एक है निर्माण का विषय, एक है निर्माण की सामग्री, एक है निर्माता, और फिर है निर्माण की शैलीगत विशेषताएं। शैलीगत विशेषताएं, शैलीगत विशेषताएं। तो आप ये देखोगे कि निर्माण का विषय यदि खोजो तो क्या बन रहा है भाई? तो दुर्ग का निर्माण हो रहा है, या महल का निर्माण हो रहा है, या मकबरा बन रहा है, मदरसा बन रहा है, मस्जिद बन रहा है। यही सब है निर्माण की सामग्री, मतलब निर्माण का विषय। तो इस विषय को लेकर यह ध्यान देने लायक है कि महल के मामले में सिर्फ और सिर्फ महल फिरोजा और लाल महल दो ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, महल फिरोजा इल्तुतमिश का, लाल महल बलबन का। दुर्ग वगैरह आपसे नहीं इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, वो मुगल काल में दुर्ग पूछा जाएगा। मदरसा, एक निजामिया मदरसा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मदरसा कौन बनवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसका कोई बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए नाम नहीं पूछा जाएगा। मस्जिद के अंतर्गत भी आपसे नहीं पूछा जाना है, मस्जिदों में भी पूछा जाना हुआ तो मुगल काल का पूछा जाएगा, बड़े बड़े मस्जिद बने हैं। तो फिर मकबरा, तो पहला मकबरा इल्तुतमिश के काल में बना था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बता चुका हूं, उसके बेटे के लिए बनाया गया था। उसके बाद फिर बलबन के मकबरे के बारे में मैंने बताया था कि उसके काल में पहली दफा इस्लामी पद्धति के मुताबिक एक्यूरेट गुंबद और मेहराब का निर्माण हुआ था। उसके बाद फिर अलाई दरवाजा बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, जिसको पहला पूर्ण रूपेण इस्लामी तकनीक से बनाए गए भवन के रूप में पहचाना जाता है। मीनार के बारे में भी बता चुका हूं, कुतुब मीनार। तो अब खाने जहां तेलंगानी का मकबरे की खास बात क्या हुई कि उसमें अष्टकोणीय आधार आया था, अष्टकोणीय आधार आया था। एक और आगे का मकबरा आता है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी के मकबरे में एक खास बात है कि पहली दफा उसके अंदर हमें दोहरे गुंबद का प्रमाण मिलता है। दोहरा गुंबद,
दोहरा गुंबद पहली बार। सिकंदर लोदी का मकबरा में, वो आगे आएगा। तो ऐसे में आप देखो कि निर्माण का जो विषय है उसको लेकर भी चर्चा हमारी पूरी हो गई। सामग्री के अंतर्गत तीन ही सामग्री है। एक है लाल बलुई पत्थर, ज्यादातर तो यही सामग्री है जिसका उपयोग हुआ है, ज्यादातर सामग्री यही है जिसका उपयोग हुआ है सल्तनत काल में। एक है धूसर पत्थर, यानी धूसर रंग का, ग्रे कलर का पत्थर। इस रंग के पत्थर से भवनों का निर्माण किसके काल में हुआ है? फिरोज शाह तुगलक के काल में। फिरोज शाह तुगलक के काल में धूसर रंग के पत्थरों से ही सारे नए भवन बनाए गए हैं। और एक है तीसरा संगमरमर। तो संगमरमर का उपयोग किया गया था फिरोज शाह तुगलक के काल में ही कुतुब मीनार के चौथे और पांचवें मंजिल के निर्माण के क्रम में। चौथे का पुनर्निर्माण और पांचवें का विस्तार, उसमें संगमरमर का उपयोग हुआ। सामग्री के बारे में इतनी ही चर्चा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब निर्माता कि कौन से भवन का निर्माण किसने करवाया, ये सब तो ऑलरेडी बताया हूं मैं अलग अलग शासकों के काल में, उसके बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तब मामला है निर्माण की शैलीगत विशेषताओं का। शैलीगत विशेषताएं क्या हैं? शैलीगत विशेषताएं शैलीगत विशेषताएं क्या है? तो पहला पॉइंट नोट करते चलिएगा, आरंभिक भवन, आरंभिक भवन हिंदू भवनों का रूपांतरण थे, रूपांतरण थे। आरंभिक भवन हिंदू भवनों का रूपांतरण थे। दूसरा, बाद में इसके तहत, बाद में इसके तहत मुस्लिम मुस्लिम जगत की शैलीगत विशेषताएं जुड़ गई। बाद में इसके तहत मुस्लिम जगत की शैलीगत विशेषताएं जुड़ गई। अब मैं मुस्लिम जगत की शैलीगत विशेषताएं क्या हैं? तो नंबर एक, मेहराब, मेहराब। नंबर दो, गुंबद। नंबर तीन, अरबस्क।
अरबस्क। नंबर 4, वनस्पतियों का डिजाइन। वनस्पतियों का डिजाइन। नंबर 5, किबला लिबान। किबला लिबान। अब इसमें जो सबसे कम पूछा जाने वाला है उसको एक लाइन में निपटा दीजिए। जैसे किबला लिबान क्या है, तो एक प्रकार का स्तंभ है, एक स्तंभ होता है, उस दिशा में खड़ा किया जाता है जो मक्के की दिशा है, उसी दिशा में खड़ा होकर लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इसको किबला बोलते हैं। इससे ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेहराब क्या है, तो ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार का निर्माण तकनीक। प्रवेश द्वार का जो निर्माण तकनीक है, उसके निर्माण की जो तकनीक है उसको मेहराब बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको आर्क शैली बोलते हैं, ARCH, आर्क शैली। आर्कवेट भी बोलते हैं, वैसे होता है। ये तो आर्कवेट शैली ये हो गया। जबकि हिंदुओं का भवन ऐसे बनेगा, उसका प्रवेश द्वार ऐसे रहेगा। इसके बाद गुंबद। गुंबद ये हो गया। जबकि हिंदुओं का जो भवन होता है वह बहुमंजिले होता है। अरबस्क माने कुरान की आयतों कुरान की आयतों का कलात्मक आयतों की कलात्मक प्रस्तुति। कुरान की आयतों की कलात्मक प्रस्तुति माने भवन के निर्माण के दौर में उसके दीवार वगैरह के ऊपर कुरान की आयतों को डिजाइन के तहत पेश करना, उसको उकेरना दीवारों के ऊपर ताकि वो सुंदर लगे। इसके अलावा वनस्पतियों का डिजाइन होता है, फूल पत्ती वगैरह, जिसमें कमल के फूल खूब हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में यही एक समानता है कि इनके दीवारों के ऊपर भी कमल के फूल खूब सारे छपे हुए थे। तो वनस्पतियों का डिजाइन खूब दिखाई देगा आपको। किबला लिबान की कहानी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो बात खत्म हो जाती है। अब इसी के तहत देखो आपकी ये देखो, ये पहला भवन आपको दिखाई देगा जो कैसा बनाया गया है, तो अष्टकोणीय आधार। इसमें मैं आपको तीन चीजें एक साथ दिखा देता हूं। अब देखो इसका प्रवेश द्वार कैसा है, इसी को मेहराब बोलते हैं, मेहराब नुमा। आप यहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, यहां यहां सब जगह देखो, मेहराब इसी को बोलते हैं। मेहराब समझने में दिक्कत नहीं है, गुंबद समझने में दिक्कत नहीं, इसको गुंबद बोलते हैं। और इसका बेस अष्टकोणीय है, ये आप देख सकते हो। यही है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा।
इसके बाद फिर यहां देखोगे इसमें दोहरा गुंबद है, दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद के बारे में विस्तार से बताऊंगा आगे चलकर, तब जब मुगल काल में जाऊंगा तो, क्योंकि मुगलों के काल में जो भवन बनाए गए हैं उसमें दोहरा गुंबद का ही उपयोग हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहला ऐसा भवन जिसमें दोहरे गुंबद का उपयोग हुआ है वो कौन सा है, तो वो है सिकंदर लोदी के मकबरे में। हालांकि लोदी काल के ऊपर कल चर्चा करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। अभी बस आप मुझे 2 मिनट का और टाइम दीजिए, 2 मिनट के टाइम में हम तुगलक वंश खत्म कर लेंगे। तुगलक वंश में आप क्या देखते हो कि 1388 तक तो शासन किया फिरोज शाह तुगलक, उसके काल के बारे में सारी जानकारी आपने ले लिया है। तो फिर 1398 ईस्वी में भारत पर हमला किया तैमूरलंग। तैमूरलंग, तैमूरलंग के समय में शासन कर रहा था, उसके हमले के समय में शासन कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद। उसी के समय में तैमूरलंग का हमला हुआ, वो कामयाब रहा और तुगलक वंश की समाप्ति हो गई। तुगलक वंश की समाप्ति के बाद जब जा रहा था तैमूरलंग, तो उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खान नाम के एक व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिया। खिज्र खान ने सैयद वंश की शुरुआत किया। खिज्र खान ने सैयद वंश की शुरुआत किया। सैयद वंश, इसी वंश के पैगंबर मोहम्मद माने जाते थे। इस वंश का शासन चलता है 1451 तक, 1451 तक। 1451 तक इस वंश के शासन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिवाय इसके कि इस वंश का इतिहास हम जानते कैसे हैं। तो इस वंश का इतिहास लिखने के लिए एक किताब महत्वपूर्ण है, सरहिंदी, सरहिंदी की किताब है तारीख मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही। मुबारक शाह एक राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था सैयद वंश का, उसी को डेडिकेट किया है सरहिंदी ने अपनी किताब। किताब का नाम है तारीख मुबारक शाही। यह एकमात्र किताब है जिस किताब के माध्यम से हमको सैयद वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, अतः यह किताब उपयोगी है। इस वंश के बारे में इसके सिवा और कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक और चीज कि ये लोग चूंकि पैगंबर मोहम्मद के वंशज अपने आप को कहते थे, तो ये टाइटिल लेते थे, कुलाह वगैरह पहनते थे। कुलाह मतलब पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने के नाते अपने आप को ज़्यादा पवित्र मानते थे, कुलाह वगैरह पहनते थे। बस एक कुलाह इंपॉर्टेंट है और दूसरा तारीख मुबारक शाही इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा इस वंश के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुलाह एंड तारीख मुबारक शाही। अब आप देखोगे कि 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में वहां एक अलग वंश आता है जिसको कहते हैं लोदी वंश। लोदी वंश, लोदियों का शासनकाल ही चला है 1526 तक और उन्हीं से गद्दी छीनी है बाबर ने। तो हम लोग जब अगले क्लास में आएंगे तो कुछ देर तक लोदी वंश पढ़ेंगे और लोदी वंश के पढ़ने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे मुगल काल की ओर। तो यानी कि हम लोग अगले क्लास में 15-20 मिनट लोदी के बारे में पढ़ेंगे और 15-20 मिनट के बाद में हम लोग जाएंगे मुगल काल की ओर। तो आप लोग अब अगले दिन क्लास में जब आएंगे तो अपने क्लास में आते हुए आप लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर इतना दूर तक पढ़ के आइएगा। आज इतना ही, नमस्कार।